नमस्कार अमन जी। जी नमस्कार सर। स्वागत है आपका पॉजिटिव इंडिया पर। आप ये बहुत बताइए बहुत कि धन्यवाद। अभी जो संतोष रेणु यादव और पप्पू यादव का जो चल रहा है, विवाद जो चल रहा है, तो जी जी। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि संतोष रेणु यादव ने पहले माफ़ी मांगी और उसके बाद जी एक बिल्कुल। बार फिर से वो हमलावर हो गया है और अभद्र भाषा का जी प्रयोग कर रहा है पप्पू यादव के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। बात रही संतोष रेणु यादव और पप्पू यादव की बात, तो जिस घटना के बाद पप्पू यादव ने संतोष रेणु पे बयान देने का बात किया है, एफआईआर करने की बात कहा, वो घटना छपरा की मुबारकपुर की घटना थी। हम्म। पप्पू यादव कोई ऐसा कदम नहीं उठाए थे या उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा चीज नहीं बोले थे। जो गलत होता है, पप्पू यादव का शुरू से एक आइडियोलॉजी है कि गलत को गलत कहना और सही को सही कहना। उन्होंने करनी सेना को भी बोला है कि जो आग लगाया वो गलत है, और यदुवंशी सेना को भी उन्होंने बोला कि जो बैठ करके रूम में गाली गलौज करता है वो कहीं से सही नहीं है। आप दूसरे समाज के लोगों को अगर मदद करने में सक्षम नहीं है, आप अपने समाज के लोगों को मदद कीजिए, लेकिन दूसरे समाज के लोगों को गाली दे करके उनकी सभ्यता और संस्कृति पे आहत पहुंचाना ये गलत था। इसका विरोध पप्पू यादव ने किया और इसी विरोध को लेकर के पप्पू यादव ने डीआईजी को फोन करके बोला कि ऐसे लोग जो चाहे वो किसी भी समाज के हो, एक यादव सेना उनके जुबान से यदुवंशी सेना कहने की जगह पर एक यादवी सेना उनके जुबान से निकल जाती है। जाहिर सी बात है कि लोग को बोलते वक्त ठीक है, जुबान फिसलना अलग चीज है। पप्पू यादव ने बोल दिया, उस गुस्सा को ये इस कदर दिखाना चाहते हैं। मुझे ये नहीं पता चलता कि ये यदुवंशी सेना की बात करते हैं, यादवों की सुरक्षा की बात करते हैं, यादवों के ऊपर उठाने की बात करते हैं। जिस यादव सेना को आप ये जय श्री दादा कृष्ण का ये नाम लेते हैं, जिनको ये पता नहीं होता है कि श्री कृष्ण भगवान मोहब्बत की बात करते थे। एक मिनट, चाहे वो किस एक मिनट। जैसे आप ये बताइए हमको कि अगर कोई अपने आप को कहता है कि हम श्री राम के भक्त हैं और वो मुंह से गाली गलौज देगा, ठीक है, तो जी बिल्कुल। वो तो एक तरीके से भगवान श्री राम को बदनाम कर रहा है, क्योंकि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उसी तरीके से जी अभी बिल्कुल। हमारा ये सवाल नहीं है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको नहीं लगता है कि संतोष रेणु यादव अपने आप को जी आगे करके यादव समाज को बदनाम करता है? और ये जो अभी पप्पू यादव ने जो भी बोला, वो संतोष रेणु यादव के बारे में बोला, एक व्यक्ति विशेष के बारे में, और संतोष रेणु यादव इमोशनल कार्ड खेल करके पूरे यादव समाज को कह रहा हो और यादव समाज को अपनी तरफ ला रहा हो, ये कह करके कि पप्पू यादव ने पूरे यादव समाज को बदनाम किया। आपको नहीं लगता है ये कार्ड खेल रहा है और यादवों को ये बदनाम कर जैसे रहा है? जैसे देखिए, जाहिर सी बात है कि पप्पू यादव को एक बदनाम करने के लिए एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। पप्पू यादव राजनीतिक पहले बाद में करना चाहिए, लोगों को पहले इंसानियत को जिंदा रखना चाहिए, और पप्पू यादव हमेशा इंसानियत की बात करते हैं। अगर पप्पू यादव आज संतोष रेणु पे बोल दिए तो आज पप्पू यादव गलत हो गए इनके नजर में, लेकिन कल यही संतोष रेणु यादव जब औरंगाबाद की जेल में बंद था तो मैं इनका समर्थन करता किया था या अन्य लोग समर्थन किए थे। उस समय पप्पू यादव गलत नहीं थे। आज से 3 दिन पहले तक पप्पू यादव संतोष रेणु यादव के नजर में गलत नहीं नजर आते थे, लेकिन जब संतोष रेणु यादव गलत करता है और पप्पू यादव इनके ऊपर सवाल उठाते हैं और प्रशासन से कार्रवाई करने की बात करते हैं, तो संतोष रेणु यादव ऐसा क्यों बोलते हैं? ये जाहिर सी बात है कि इनको बुलवाया जा रहा है और ये बोल करके अपने आप को यादवों का एक बहुत बड़ा नेता दर्शाना चाहते हैं और यादवों की छवि को ये धूमिल करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए पूरे बिहार के लोग, पूरे बिहार के यादव भाइयों को सोचना चाहिए कि ऐसे लोग जो गाली गलौज करके अपना नाम आगे मीडिया में बनना चाहता है, ऐसे लोग कभी समाज के शुभचिंतक नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोग के वजह से आज समाज को गाली मिलता है, ऐसे लोग के वजह से आज यादव समाज या को दूसरे समाज के लोग भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जिस 86 की हम बात करते हैं, उस 86 के लोग भी हमको एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
ऐसे 2-4 लोगों के कारण जो दूसरे समाज को गाली देने का काम करते हैं। इसलिए पहले संतोष रेणु यादव अपने आप को सुधार ले, और संतोष रेणु यादव को पहले अपने आप को ये गंदी जुबान से जो हमेशा छोटी छोटी बातों पे गाली देना, किसी के माई बहन को गाली देना, ये सही नहीं है। इस बात को संतोष रेणु यादव अगर सही से अगर सुधार लेंगे और समाज सेवा करने का अगर आपके अंदर इतना ही जज्बा और जुनून है, तो आप जाइए, सड़क पे जाइए, आप जमीन पे उतरिए, ना कि एक बंद कमरा में बैठ करके और दूसरे समाज को या दूसरे नेताओं को केवल गाली मत दीजिए। ये गाली देना सही गलत है, ये जघन्य अपराध है। इसका विरोध पप्पू यादव ने किया है। एक मिनट, एक चीज़ का आप जवाब दीजिए कि क्या आपको नहीं लगता कि अगर यदुवंशी सेना है, अगर यादवों की सेना है, यादव का एक मतलब जैसे करनी सेना है वैसे ही एक संगठन अगर है, तो इसको सभी यादवों को लेकर के चलना चाहिए। तो ये आपको नहीं लगता है कि किसी विशेष राजनीतिक पार्टी का सिर्फ सपोर्ट करता है और दूसरे यादवों को गाली देता है? क्या खेसारी लाल यादव नहीं है? खेसारी लाल यादव नहीं है क्या? उनको गाली देता है ये? बिल्कुल बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, जो कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए या पूरे लोग को पता है कि यदुवंशी सेना 2-4-6 साल से बना है, और ये यदुवंशी सेना को तेज प्रताप यादव जी संचालन करते हैं। और तेज प्रताप यादव है कहाँ? राष्ट्रीय जनता दल में। आप कहने का मतलब है कि आप यदुवंशी सेना की बात करते हैं, यादवों की बात करते हैं। आप जब कटिहार की घटना में गए थे, छपरा में घटना घटा, तो आपको सवाल तेजस्वी प्रसाद यादव से करना चाहिए था, आपको सवाल पुलिस प्रशासन से करना चाहिए था। आप तेजस्वी यादव पे सवाल नहीं करते हैं, आप महागठबंधन पे उंगली नहीं उठाते हैं, आप बोलते किसको हैं? केवल राजपूत भूमिहार बाभन को गाली देने का काम करते हैं। क्या बाभन भूमिहार राजपूत का सरकार है? प्रशासन सरकार के हाथों में है, प्रशासन तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथों में है। तेजस्वी जी सरकार में है, तेजस्वी जी के ऊपर उंगली उठाते नहीं है और कहते हैं कि हम समाज सेवा की बात करते हैं। ये साफ झलकता है कि ये केवल एक इमोशनल कार्ड खेल करके, यादवों को गुमराह करके, केवल ये राजनीतिक वोट बैंक के लिए ये राष्ट्रीय जनता दल का एक आपको एजेंडे के रूप में यह संगठन काम करती है। यह संगठन पूरे यादवों का शुभ चिंतक नहीं हो सकता है। इनसे पहले संगठन बना हुआ है। यादवों का अगर कोई संगठन है तो अखिल भारतीय यादव महापरिषद है, अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा है, ऐसे वीर अहिर निर्माण सेना है। ये सारे संगठन है जो पूरे देश में चलती है, लेकिन ये जो सेना है यदुवंशी सेना, ये केवल बिहार की है और इसका संचालन, इसका गाइडलाइन और इसका संरक्षण राष्ट्रीय जनता दल से मिलता है। ये राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम करती है संगठन। अब हमारे 2 सवाल हैं और दोनों सवाल का आप एक लाइन में जवाब देंगे और सटीक जवाब देंगे। पहला चीज कि क्या यादव समाज को संतोष रेणु यादव जैसे गालीबाज को अपना नेता मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? एक लाइन में जवाब दीजिए। नहीं मानना चाहिए। गालीबाज को नेता मानना ही नहीं चाहिए। वैसे लोग को नेता मानना चाहिए जो दुख की परिस्थिति में समाज के साथ खड़ा हो, चाहे आर्थिक हो या ना हो, शारीरिक रूप से खड़ा हो, ऐसे लोग को नेता मानना चाहिए। एक सवाल का और जवाब देते चलिए आप कि क्या यादव समाज को सूर्य कुमार यादव जैसे क्रिकेटर, होनहार क्रिकेटर हैं, उन लोगों को आइडियल मानना चाहिए? पप्पू यादव जैसे लोगों को आइडियल मानना चाहिए जिसको बिहार की जनता ने जमानत जब्त करा दी, फिर भी वो 1.5 कुंटल का आदमी है, उसके शरीर में 1000 बीमारी है, फिर वो कमर तक में पानी में घूम करके और वो बाढ़ पीड़ितों को मदद करता है। वो जहाँ भी जाता है 1 लाख 2 लाख से लोगों की मदद करता है, सभी जातियों की बात करता है। आप एक चीज़ हमको बताइए, एक चीज़ आप सही जवाब दीजिए। एक मिनट सुन लीजिए पहले पूरा चीज़, 1 मिनट प्लीज़ सुन लीजिए। एक चीज़ आप बताइए कि क्या सिर्फ यादव की बात करने से कोई पार्टी बिहार में सरकार बना सकती है क्या? अगर पप्पू यादव सर्व जाति की बात करते हैं, सर्व धर्म की बात करते हैं, तो क्या पप्पू यादव गलत करते हैं? और क्या ऐसे लोगों को अपना आइडियल बनाना चाहिए क्या यादव समाज को, जो कोरोना में गायब हो जाता हो, जो चमकी बुखार आता है तो तेजस्वी यादव गायब हो जाते हैं, कहीं नज़र नहीं आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कटिहार की घटना हुई, छपरा की घटना हुई, मुंह सील लेते हैं, एक ट्वीट तक नहीं करते हैं। अब आप इस पे जवाब दीजिए। देखिए, पप्पू यादव का दुर्भाग्य है कि पप्पू यादव बिहार से हैं, और पप्पू यादव का एक ये भी दुर्भाग्य है कि पप्पू यादव एक यादव परिवार से आते हैं।
अगर आज जितना पप्पू यादव शरीर के वजन है और जितना पप्पू यादव एक संघर्ष करते हैं, और चाहे वो किसी जाति धर्म मजहब के लोग होते हैं, पप्पू यादव जितना सेवा करते हैं, अगर यही पप्पू यादव उत्तरी भारत में होते तो आज कब के सीएम पीएम बन गए होते। आज दुर्भाग्य है कि पप्पू यादव बिहार से हैं, और एक और दुर्भाग्य है कि पप्पू यादव उस समय पैदा हुए थे जिस समय लालू यादव पैदा लेके 20 साल हो चुका था। 20 साल के बाद पप्पू यादव का जन्म हुआ था। अगर लालू यादव के पहले पप्पू यादव का जन्म होता तो मुझे नहीं लगता है, जितना मेरी समझ है राजनीतिक में, कि शायद पप्पू यादव के आगे किसी का भी स्थान होता। क्योंकि पप्पू यादव आज नहीं, 1983 से लेकर के आज तक 2023 है, 1983 से 2023 को आप हटा दीजिए, 2022 तक ही आप लीजिए, एक दिन में मिनिमम 1 लाख रुपया बांटना, कोरोना को, चिमकी बुखार को और पटना की बाढ़ को आप हटा दीजिए, मिनिमम घटना में 1 लाख रुपया बांटना, क्या या किसी नेता के द्वारा ऐसा काम किया गया है? आज तक नहीं किया गया है। ऐसे लोग को अगर बिहार के लोग सीएम नहीं बनाएंगे, बिहार के लोग जमानत जब्त करवा देते हैं, तो दुर्भाग्य है इस बिहार की, दुर्भाग्य है यादव परिवार को कि ऐसे लोग को नेता मानने के बजाय वैसे लोग को नेता मानते हैं जो हमेशा जातीय दंगा फैलाता है, जो जाति पाति की बात करता है, जो हमेशा नफरत की बात करता है, जो भाई भाई को बांटने की बात करता है। ऐसे लोग को बिहार की लोग नेता मानते हैं। जो अपराधियों को संरक्षण देता है वैसे लोग को नेता मानते हैं। दुर्भाग्य इस बिहार की एक सेवक जो 1983 से 2022 तक आज सेवा किया है, ऐसे लोग को बिहार के लोग नेता नहीं मानते हैं। अगर पप्पू यादव की जगह दूसरा नेता होता तो कब के इस मैदान को छोड़ करके सेवा नहीं करता। पप्पू यादव सेवा वोट के हैसियत से नहीं करते हैं। पप्पू यादव एक मानव है और मानवता चाहते हैं, इंसान है और इंसानियत चाहते हैं। और पप्पू यादव जैसे 2-4 लोग और हैं जो दूसरे समाज में भी हैं, ऐसे लोग के कारण ही आज बिहार ही नहीं पूरे देश में इंसानियत जिंदा है। हम ऐसे लोग को सलाम करते हैं और ऐसे लोग बिहार के लोगों से आग्रह करते हैं कि आप इंसानियत को जिंदा रखिए। जो व्यक्ति कभी जाति नहीं देखता है, जो धर्म नहीं देखता है, जो मजहब नहीं देखता है, कहीं भी घटना घटता है चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति का हो, पप्पू यादव पहुंचने का काम करता है। आप ऐसे लोग के साथ चलने का काम कीजिए, न कि केवल चुनावी में एक क्या बोला जाता है, जातीय उन्माद फैलाने की बात करता है, दूसरे जात को भड़काने की बात करता है और केवल मुंह से केवल तथाकथित बोले कि हम A to Z की बात करते हैं, और जब सड़क पे कुछ नहीं दिखता है वैसे लोग को नेता बिहार के लोगों को नहीं मानना चाहिए। एक चीज बताइए, अभी बिहार में चल रहा है रामचरितमानस पे विवाद, शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पे विवाद बढ़ा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अभी बिहार में शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है? शिक्षा मंत्री का काम है शिक्षा को सुधारना, ना कि इधर उधर की बातें करके लोगों को उसमें बरगला करके रखा जा रहा है और टाइम पास किया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि ये सब गलत हो रहा है? इन सारे मुद्दों को छोड़ करके बिहार के शिक्षा मंत्री को बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए कि आखिर 3 साल का ग्रेजुएशन 6 साल में क्यों हो रहा है, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है कि इस पे लोग ध्यान नहीं दे रहा है। और जातीय हिंसा जो फैलाया जा रहा है, जातीय दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है, जातीय गोलबंदी की जा रही है, आपको क्या नहीं लगता कि ये जात को बरगला करके बर्बाद किया जा रहा है बिहार को? बिल्कुल, ये बात 100% सही है। रामचरितमानस को ये 6 महीना पहले किताब नहीं आया है। रामचरितमानस बहुत दिनों से चल रहा है। जो नेता आज इस पे उंगली उठाने की बात कर रहे हैं, इनको शायद कल भी इनको उठाना चाहिए था। आज जब चुनाव की बात आई, 24-25 नजदीक है, ऐसी बात करके लोगों की गुमराह करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, रामचरितमानस को आप गलत, आप अपने नजरिया से मानते हैं। पूरे रामचरितमानस में सही गलत चीज नहीं है। आप सही का प्रचार नहीं करते हैं। आप 100 में एक बात अगर गलत अगर आपके नजर से है, लिखा हुआ अगर गलत है, तो आप गलत को काट दीजिए, आप सही का प्रचार कीजिए। और ये लोग गलत का दुष्प्रचार करके और इन लोग जातीयता का बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज जो ये क्षुद्र की बात कर रहे हैं, जो चंद्रशेखर आजाद जो शिक्षा मंत्री हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप क्षुद्र के साथ बैठ करके कभी खाना खाते हैं या खाना खाइएगा? क्या आप क्षुद्रों के घर में अपने बेटी बहन को शादी कीजिएगा जिनको आप क्षुद्र समझते हैं?
ये लोग गलत हैं। ये लोग केवल राजनीति वोट के लिए, सियासी में सत्ता में बनने के लिए ऐसी बात को बढ़ावा दे रहे हैं और ऐसी बात कर रहे हैं। इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। इनका ये जो है केवल नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय में जो ये 5 साल में कार्य किए होंगे ये जनता को दिख रहा है, और ये अपने कार्यकाल को नहीं गिना रहे हैं, बस केवल जनता को गुमराह करके चाहते हैं कि फिर से हम विधायक की कुर्सी या मंत्री बने रहें। एक चीज इसलिए ऐसा बताइए बयान दे रहे हैं। उमेश यादव जी, एक चीज बताइए कि जो बीजेपी करती है हिंदू मुस्लिम, आपको नहीं लगता है कि वही काम आरजेडी भी कर रही है? फिर दोनों पार्टियों में अंतर कहाँ है? दोनों पार्टियां तो वही काम कर रही है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि ये बीजेपी हिंदू मुस्लिम की बात करता है, मंदिर मस्जिद की बात करती है। तो बिहार में जो तथाकथित जो लोग हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के जो तथाकथित अपने आप को जो नेता मान रहे हैं, ये लोग जो है जाति धर्म मजहब की बात करके नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। एक कहने का मतलब ये दोनों सांप है, एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है, दोनों उतना ही विषैला है। ये दोनों नफरत करने वाले लोग हैं, और नफरत करने वाले लोग की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। इसके कारण ही आज ये इतना दिन से सत्ता से दूर थे, और शायद किसी कारणवश नीतीश कुमार की कृपा या फिर कहिए कि तोड़ मरोड़ करके ये सत्ता में आए हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर ये सत्ता से दूर चले जाएं। इसलिए ऐसे बयान से इनको परहेज करना चाहिए, ऐसी बातें से इनको परहेज करना चाहिए। कहीं ये ऐसा बयान देकर के भाजपा को ये फायदा पहुंचा रहे हैं और कांग्रेस को कमजोर करने की ये बात कर रहे हैं। और ये जो पप्पू यादव को कहते हैं कि पप्पू यादव भाजपा की बी टीम है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम की बात करती है, वो वहां नफरत फैलाती है। आप यहाँ जाति पाति की बात करके आप बिहार में नफरत फैला रहे हो, और बिहार में आप कांग्रेस को कमजोर करने के लिए, आप भाजपा को मजबूत करने के एजेंडे पे आप चल रहे हैं। इसलिए आप भाजपा की बी टीम हो, पप्पू यादव भाजपा की बी टीम कतई नहीं हो सकते हैं। अगर पप्पू यादव भाजपा की बी टीम होते तो आपको छपरा की कांड में जो सांसद राजीव प्रताप पुरोहित थे, उनके एम्बुलेंस कार्ड प्रकरण को उजागर नहीं करते। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि पप्पू यादव अपने आइडियोलॉजी पे काम करते हैं। पप्पू यादव सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के लोग आज बिहार में कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए भाजपा की बी टीम बनकर के बात कर रहे हैं। एक चीज का जाते जाते आप जवाब दे दीजिए कि पप्पू यादव ने मुझे कितना पैसा दिया है? मुझे पप्पू यादव नहीं, हम पे आरोप लग रहा है, एक मिनट, हम पर आरोप लग रहा है कि इधर हमने पप्पू यादव की जो खबरें चलाई है, तो लोग हमको कह रहे हैं, यादव समाज के ही लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव ने इसे पैसा दिया है इस चैनल वाले को, तभी ये पप्पू यादव का सपोर्ट कर रहा है। और ऐसा बहुत सारा रिपोर्ट हमने पप्पू यादव के विरोध में भी किया है पहले, तो उसको लोगों ने नहीं देखा। जो जब जैसा करता है हम लोग वैसा दिखाते हैं। तो अभी पप्पू यादव ने मुझे कितना पैसा दिया है? पत्रकार का काम है सच्चाई को दिखाना, और पत्रकार आप वही करते। मैं आपकी घटना कटिहार के घटना पे भी देखा था, आप वहां पप्पू यादव की विरोध किए थे, जो बोले थे मारने के लिए मोहना ठाकुर को, उस पर आप विरोध किए थे कि पैसा दे करके नहीं करना चाहिए। पैसा मान लीजिए कि नहीं करना चाहिए। ये आरोप गलत है। आप उन लोग की बात नहीं कीजिएगा और एक इंसानियत की बात कीजिएगा। तो रास्ता इंसानियत का बहुत कठिन है और हैवानियत की रास्ता बहुत आसान है। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए लोग ऐसे करते हैं। आप अपने जगह पे सही है। ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि पैसे की बात है, पप्पू यादव आज तक किसी मीडिया को पैसा नहीं देते हैं, और पप्पू यादव पैसा मीडिया में नहीं खर्चा करते हैं, लोगों पर करते हैं। जो लोग 2 4 5 यूट्यूबर को अपने इर्द गिर्द में रखते हैं और बंद कैमरा में वीडियो बनवाने का बात करते हैं, उन लोग पैसे पे देते भी हैं, और जो व्यूअर आता है उनके कमीशन पे उन लोग बयान देने का काम करते हैं। जो खुद जैसा होता है दूसरे पे वैसे ही लोग आरोप लगाते हैं। जो लोग आपके ऊपर ऐसा आरोप लगा रहे हैं,
मैं उनसे कहना चाहता हूं कि दूसरे के घर में झांकने से पहले आप अपने घर में झांकिए। आपका क्या है, आप मीडिया पे आप आरोप लगा रहे हैं, ये कतई सही नहीं है, ये गलत है। आपको पप्पू यादव ने 1 रुपया भी नहीं दिया है, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि मैं भी पप्पू यादव का एक सिपाही हूं और पप्पू यादव की संगठन से आता हूं। और पप्पू यादव को जितना नजदीक से मैं जानता हूं, शायद जो बोल रहे होंगे आपको वो नहीं जानते होंगे इतना नजदीक से। चलिए, धन्यवाद। इसलिए जो आप पे और आरोप है वो गलत आरोप है। एक चीज़ शॉर्ट में और आप दर्शकों को बताते चले जाइए कि आपसे हमारा संपर्क कैसे हुआ, आपने कैसे हमसे संपर्क किया था, वो भी जरा शॉर्ट में जरा बता दीजिए। नहीं, मैंने आपका न्यूज देखा और आपको हमको लगा कि आप एक सच्चाई का साथ देने वाले मीडिया हैं। आप सच बात को आप रख सकते हैं। मैं औरंगाबाद जिला से आता हूं। मैंने आपसे मीडिया के फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपके पास मैसेज मैंने किया है और मैसेज के माध्यम से मैं आपसे संपर्क किया। क्या आपको मैसेज का कितनी देर में जवाब मिल गया था, ये बताइए। आपको मैसेज का कितनी देर में जवाब मिल गया था? बहुत जल्द, 2 से 3 मिनट के अंदर मिल गया था 2 से जवाब। 3 मिनट में मात्र आपको रिस्पॉन्स मिला। और आपको कल रात में वादा किया गया था कि आपकी बातों को दिखाया जाएगा, और अभी 20 मिनट 58 सेकेंड हो चुके हैं, कोई भी कटिंग नहीं होगी। हमारे पास जो भी लोग आते हैं, जो भी अपनी बात रखते हैं, हम सभी का न्यूज़ दिखाते हैं। और लोगों से भी हमारा यही कहना है कि अगर आपकी भी कुछ समस्या है या आप भी अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो आसानी से रख सकते हैं। हम स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं और हम दूसरे लोगों की तरह हम सफल नहीं होना चाहते। हमें भले ही समय लग जाएगा, लेकिन हम सच्चाई के साथ हमेशा रहेंगे। हमको तेल मसाला लगा करके न्यूज़ चलाना नहीं आता।